अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू लास्ट लेक्चर का दे दूँ, जिसके अंदर हमने टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम बोलते हैं उसे हम डिस्कस किया था और बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था। और टॉर्क के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि टर्निंग इफेक्ट जिसके अंदर प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। जिसकी एग्जांपल हमने डोर को खोलने की देखी थी, टैब जो है आपका टैब है उसे खोलने की देखी थी, स्पैनर के ज़रिए जो नट को हम खोलते हैं या बंद करते हैं, तो उनमें हम अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसमें क्या पैदा होता है, टर्निंग इफेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है बॉडी को बैलेंस करना। किस तरह बैलेंस करना कि इसके अंदर भी तो वही प्रोड्यूस होगा टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है तो उसके अंदर दो टर्म इस्तेमाल होगी। पहले जरा उसे हम देख लेते हैं, क्लॉक वाइज मूवमेंट, तो दूसरा वर्ड यूज होगा एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। जो क्लॉक वाइज मूवमेंट होती है वो जो है ना वो इस तरह जैसे घड़ी चलती है ना ऐसे, ये क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज। और इसी के अगर घड़ी की मुखालफ सीमत में हम चले ऐसे, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मूवमेंट पैदा होता है क्लॉकवाइज तो उसे हम बोलेंगे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर वो मूवमेंट पैदा होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के मुखालिफ सीमत में ऐसे मूवमेंट पैदा होता है फोर्स लगाने से, तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जो सम है ना क्लॉकवाइज मूवमेंट का और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का, तो वो हमेशा इक्वल होगा। तो बॉडी किस में रहेगी, बैलेंस में रहेगी। बॉडी हमेशा किस में रहेगी, बैलेंस में। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है, अगर हम इसकी पहले डेफिनेशन पे आ जाए, अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी इज बैलेंस, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी, एक बॉडी बैलेंस रहेगी। मतलब मैं डेफिनेशन से पहले एक और आपको अगर एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसका वेट कितना एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो रिएक्शन में इस टेबल ने इसका वेट कितना उठाया हुआ, अपवर्ड, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होगी। तो जितनी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है उतनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है और बॉडी क्या हो गई, बैलेंस। इसी तरह अगर एक मेरे पास फर्स्ट करें एक रॉड है, मैं उसके इस एंड पर फोर्स लगाता हूँ और बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा, मोमेंटम, ये रोटेशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं फोर्स लगाता हूँ और उतनी ही फोर्स मैं अगर इस तरफ लगा दूँ तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो वहाँ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगा। अगर दोनों तरफ फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी किस में रहेगी, बैलेंस में आ जाएगी। तो बॉडी इज बैलेंस, बॉडी इज बैलेंस इफ द सम of clockwise movement acting on a body, acting on a body is equal, यानी कि क्लॉकवाइज अगर फोर्स लग रही है, रोटेशन इसमें पैदा होगी, मूवमेंट पैदा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में, बॉडी बैलेंस में आ जाएगी, इज इक्वल टू द sum of
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। The sum of clockwise movement acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it. For example, आप एक स्पैनर ले लो, उसकी एग्जांपल आपकी इस टॉपिक के अंदर भी दी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ स्पैनर वाला बन जाए। ये स्पैनर है, ये उसका एक नट है, और आप उसे ऐसे ऐसे इस तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं, तो ये जो आपका नट है ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह अगर मैं कोड ये ऐसे, और अगर मैं इसे मूवमेंट दूँ, यानी कि ये तो क्लॉकवाइज हुआ ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट देता हूँ तो ये नट जो है ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो जो मूवमेंट क्लॉकवाइज पैदा होगा उसकी उस वजह से क्या होगा, ये नट जो है ये क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर ये स्पैनर को मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दूंगा तो ये जो नट है ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो सम हुआ है ना क्लॉकवाइज मूवमेंट का, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और बॉडी वो किस में रहेगी, बैलेंस कंडीशन में रहेगी। तो ये थे स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जिसकी हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी है। अगर हम बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डज नॉट रोटेट, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है और वो रोटेट नहीं करता, if sum of all the clockwise movement acting on it is balanced by the sum of anti-clockwise movement acting on it, this is known as principle of movements। कि जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट हो उसके इक्वल उतना ही क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो बॉडी किस में रहेगी, बैलेंस में रहेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल था जी, जिसे आज हमने डिस्कस किया है। होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इससे हटके है। ये जो टर्निंग इफेक्ट हम पढ़ रहे थे, ये टॉर्क से रिलेटेड का ये आपका टॉपिक था। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड था, ये थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। इसे आप अच्छे तरीके से याद करें और लर्न करें। थैंक यू।